क्या किया जाए वही हम सोच रहे हैं आप लोगों के साथ। चार्जशीट इशू कर ही देते हैं आज हम लोग ना। चलिए, मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग में चेक कर लिया मयंक जी, इसलिए डरने का कोई बात नहीं। ठीक है। कहाँ गया उसे ढूंढो। ढूंढ लिए। कंटीजेंट वाला इसको हटाते हैं। तो रूल 14 रूल क्या क्या चार्जशीट आता है आपका, कौन सा रूल में आता है एक बार बताइएगा। कौन सा रूल के तहत हम लोगों को चार्जशीट इशू करना पड़ सकता है आपके एग्जाम पे। रूल 14 और रूल 10 भी। अच्छा, ये रूल 14 कौन सा रूल का है और रूल 10 भी कौन सा रूल का है। हम्म। तो देखते हैं किसने क्या जवाब दिया है ना। इसको सब हटा देते हैं, नहीं तो मेरा चोरी पकड़ा जाएगा। देखिए, पूरा रूल नंबर नहीं लिखते हैं, इसीलिए तो हम उदास हो जाते हैं कि आप लोग जब लिखते हैं तो उसमें बहुत कंजूसी करते हैं। तो हमको दो केसेस होता है मेजर पेनल्टी का। मेजर पेनल्टी का अगर हम बात करें तो मेजर पेनल्टी के केस में हमको रूल 14 के लिए इशू करना रहता है, रूल 14 ऑफ सीसीएस, सीसीए रूल्स 1965 के 64, 1965। फिर हमारा आता है रूल 10 बी। इसका कौन सा रूल का, तो बोला कि जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स, इसको थोड़ा अंदर घुसा देना है ब्रैकेट के, रूल्स 2020। तो ये दो रूल जो है इसके हिसाब से हमको इशू करना रहेगा मेजर पेनल्टी का चार्जशीट, है ना। तो जब भी हम लोग चार्जशीट इशू करते हैं किसी को, तो हम लोग जानते हैं कि इशू क्यों करते हैं। तो कोई रूल का वायोलेशन होता है, उल्लंघन होता है, उसके आधार पे हम लोग, उसके बेसिस पे हम लोग चार्जशीट इशू करते हैं। जैसे जैसे अगर आप रूल 14 का चार्जशीट देखोगे तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका सीसीएस कंडक्ट रूल का वायोलेशन, सीसीएस कंडक्ट रूल्स का वायोलेशन जो है 1964, इसका वायोलेशन के कारण, अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो बताया गया इस सीसीएस कंडक्ट रूल में, है ना। यहां पे बोला गया व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, है ना। कंडक्ट रूल क्या बताता है, तो ये बोलता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जो हमको करना है अगर हम वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करना है अगर हम वो करते हैं, तो हमको सीसीए रूल 1965 के तहत चार्जशीट इशू किया जाता है। सीसीए रूल के रूल नंबर 11 पे अगर आप आते हैं तो कुछ 10 पेनल्टीज के बारे में, 10 पेनल्टीज के बारे में आपका बताया गया, जिसके भीतर आपका 5 माइनर आता है और 5 आपका मेजर आता है ना। आप देखिएगा 1 2 3 3A 4 5 6 7 8 9। तो ये मेजर पेनल्टी में क्या होता है, तो बड़ा बड़ा पनिशमेंट दे सकते हैं। जैसे इसके भीतर इंक्लूडेड होता है, मेजर पेनल्टी के भीतर आप जाइएगा, इसके भीतर इंक्लूड होता है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, है ना। इसके भीतर इंक्लूड होता है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, है ना। इसके भीतर इंक्लूड होता है कंपलसरी रिटायरमेंट, है ना, कंपलसरी रिटायरमेंट। फिर आप अगर आइएगा तो यहाँ पे टाइम स्केल में, टाइम स्लैब में, लोअर स्टेज पे, ग्रेड पोस्ट, वहां पे ट्रांसफर मतलब भेज देना। तो ये डिफरेंट आपका पनिशमेंट जो है दिया जा सकता है, तो बड़ा बड़ा पनिशमेंट दिया जा सकता है। सिमिलरली जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल में भी आइएगा तो वहां पे भी ऐसा पेनल्टी के बारे में प्रावधान दिया गया। अब बोला जाता है अगर आपको किसी को सर्विस से निकाल देना है तो वो आसान बात नहीं है। नॉर्मली बोला जाता है जो देने वाला है वो लेने वाला है
है ना, जो दे सकता है वही ले सकता है। तो जो बेसिकली अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ये रहता है कि वो बंदा या फिर उसके हायर लेवल वाला बंदा जो है आपसे जॉब छीन सकता है, उसके नीचे वाला आपसे जॉब नहीं छीन सकता है, जिस कारण से नॉर्मली वही हमारा मेजर वाला पेनल्टी में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं। ठीक है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को जब कंडक्ट रूल का वायोलेशन होता है तो उसके लिए चार्जशीट करना रहता है, चार्जशीट फ्रेम करते हैं। जब हम लोग चार्जशीट फ्रेम करते हैं तो हमको कुछ चीज देखना रहता है कि रूल नंबर जो है वो सही से कोट किया गया कि नहीं। ये आपके देखिए आपका प्रैक्टिकल अप्रोच, जब आप प्रैक्टिकली आप सिचुएशन को डील करिएगा। अभी तो आपका एग्जाम है ना, आपका एग्जामिनर सारा रूल पढ़ के बैठा हुआ है ना आप सारा रूल पढ़ के बैठे हुए हैं, बट जब आप रियल लाइफ में काम करिएगा तो वहां पे कोई गलती का गुंजाइश नहीं है ना। यहां पे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ना हो बट गलत ना हो, है ना। तो ये हम लोग यहां पे भी प्रयास करेंगे। अब जब जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल आते हैं तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए दो सेपरेट रूल बनाया गया कि कंडक्ट रूल ने बोला ये करो वो ना करो, और उस सीसीए ने बोला कि हाँ कैसे पेनल्टी देंगे। बट जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट जो है ना ये कॉम्बो पैक है, ये आपका कॉम्बो पैक है। इट इज ए कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक मतलब यहां पे आपका कंडक्ट के बारे में भी बताया गया और यहां पे आपका पनिशमेंट के बारे में भी बताया गया, प्रोसीड्यूर ऑफ पनिशमेंट, है ना। तो ये दोनों चीज जो है इसी के भीतर आपका इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो जिस कारण से जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल में इसमें वायोलेशन भी कंडक्ट एंगेजमेंट रूल का होता है और पनिशमेंट भी इसी रूल के तहत होता है। ठीक है, अब जब हम चार्जशीट करते हैं, फ्रेम मेजर पेनल्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो चार्जशीट का कुछ पार्ट होता है, कुछ टोटल 5 पार्ट्स, इसमें टोटल 5 पार्ट होता है, जिसमें एक होता है मेन पार्ट, 1 होता है मेन पार्ट और बाकी होता है एनेक्सर्स। ठीक है, ये जो मेन पार्ट होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम, इसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम। तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द चार्जशीट, और इसके साथ रहता है एनेक्सर। कितना एनेक्सर रहता है, तो टोटल 4 एनेक्सर रहता है, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4। ठीक है, तो यहां पे हमको जब चार्जशीट बनाने के लिए देगा तो पहले हमको बनाना रहेगा मेमोरेंडम, और मेमोरेंडम पे हम क्या क्या बातें जो है बताएंगे। तो अगर हम किसी एक चार्जशीट को ले तो पहला चीज जो हमको बताना रहता है कि कौन सा रूल के तहत मेमोरेंडम में हम लोग क्या क्या रखेंगे। तो बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहां पे रखना है अंडर विच रूल द चार्जशीट इज बीइंग इशूड, अंडर विच रूल द चार्जशीट इज बीइंग इशूड। अब चार्जशीट क्या है, चार्जशीट क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई बंदा ने गलती किया, तो पहला बात बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। मतलब किसी को भी जब हम पनिशमेंट दे रहे हैं ना, तो उनका बात ना सुन के हम उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, पहले उनको अपना पक्ष रखने देना है, फिर जाके हम उसको पनिशमेंट देंगे। जिस कारण से हम पहली बार जब चार्जशीट इशू करते हैं तो बेसिकली उस बंदे को बताते हैं भैया तुम्हारा अपराध क्या है, क्या गुनाह उन्होंने किया, क्या अपराध उन्होंने किया जिसके अगेंस्ट में हम उनको पनिशमेंट देने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बोलेंगे कि ये पनिशमेंट जो दे रहे हैं वेदर इट इज इशूड अंडर रूल 14 और इट इज इशूड अंडर रूल 10B। तो अंडर विच रूल इट इज इशूड, तो जैसे हम जीडीएस को लेके डिस्कस जब करेंगे तो वहां पे हम लिख देंगे कि दिस चार्जशीट जो है इट इज यूज्ड अंडर द रूल 10B ऑफ जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 2020। अगर हमारा सीसीए वाला होगा तो वहां पे हम सेम चीज लिख देंगे अंडर रूल 14 ऑफ सीसीए रूल्स 1965। ठीक है, तो पहला चीज हमको यहां पे और क्या रखना है, तो पहला चीज रखना है पनिशमेंट टू हुम, मतलब सॉरी चार्जशीट इज इशूड टू हुम, चार्जशीट इज इशूड टू हुम, किसको हम चार्जशीट इशू कर रहे हैं। तो यहां पे सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल में हमने लिया कि हमको किसका नाम लिया, चलिए एक बार हम देख लेते हैं। यहां पे आप लोगों को दिखाई अभी नहीं देगा, इधर कहा गया, हाँ यहाँ पे कोई एक ए प्रधान है
है ना, कोई एक ए प्रधान है, इस ए प्रधान के अगेंस्ट में हम चार्जशीट इशू करने वाले हैं। तो पहले हम बोलेंगे भैया चार्जशीट किसको दे रहे हैं, तो ए प्रधान को दे रहे हैं। तो यहां पे हम लोग नाम याद कर लेंगे, इस बंदे का नाम है ए प्रधान, ठीक है। फिर अगला रूल में हम क्या आ रहे हैं, तो यहां पे बोल रहे हैं अंडर विच रूल द चार्जशीट इज बीइंग इशूड। तो ये ए प्रधान जो है ये कौन है, तो ये जीडीएस बीपीएम है, ये जीडीएस बीपीएम है। कौन सा ऑफिस का जीडीएस बीपीएम है, तो हमने यहां पे नाम दिया है उस ऑफिस का, कहा गया जीडीएस बीपीएम ऑफ राय दिघी बीओ, जीडीएस बीपीएम ऑफ राय दिघी बीओ अंडर स्वर्गद्वार एसओ, है ना। तो यहां पे इनका डिजिग्नेशन हम लिख देते हैं जीडीएस बीपीएम राय दिघी बीओ इन अकाउंट विथ या IAW भी हम लोग इसको लिखते हैं, IAW स्वर्गद्वार स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है थोड़ा बहुत, बट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इस बंदे को हम चार्जशीट देंगे क्योंकि ये बीपीएम है। तो कौन सा रूल का वायोलेशन होगा, यहाँ पे कौन सा रूल के लिए देंगे, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, अंडर रूल 10B ऑफ जीडीएस, ब्रैकेट में देखिए लिखना भी आपको सीखना है, कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020, इस रूल के तहत हम इसको पनिशमेंट देने वाले हैं, ठीक है। तो मेमोरेंडम में यही बातें हमारा शुरू में लिखा जाता है, दैट द अंडरसाइंड proposes to hold an inquiry against श्री ए प्रधान जीडीएस बीपीएम रायदिघी बीओ इन अकाउंट विद स्वर्गद्वार एसओ। अब ये जो बीपीएम है, मान लो ज्यादातर चांसेस रहता है फ्रॉड का मामला अगर होगा, वो बंदा जो है पुट ऑफ ड्यूटी रहता है, वो बंदा जो है पुट ऑफ ड्यूटी रहता है। तो जब आप इनका नाम लिख रहे हैं ना, तो इसके ब्रैकेट में ये भी ऐड कर दीजिए अंडर ऑफ ड्यूटी, अंडर ऑफ ड्यूटी, तो और पता चलेगा कि आपको बहुत कुछ मालूम है ना, कि ये बंदे को हमने पुट ऑफ ड्यूटी किया वो भी आपको मालूम है। फिर हम चार्जशीट इशू कर रहे हैं कौन से रूल के तहत, बोला गया जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 के तहत। अब इसके बाद हमको बताना रहता है व्हाट आर द एनेक्सर्स, ठीक है। यहां पे एनेक्सर्स क्या क्या होता है, तो सारा रूल्स के लिए, मतलब सारा चार्जशीट के लिए एनेक्सर आपका कॉमन होता है। एनेक्सर कॉमन में क्या होता है, तो पहला आता है आपका एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 क्या होता है, ये बोला जाता है आपका, एनेक्सर 1 का मतलब होता है द सब्सटेंस ऑफ इंप्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर। तो एनेक्सर 1 जो होता है वो होता है आपका, एनेक्सर 1 को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंप्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे आगे। हम लोग जब आते हैं, ये है स्टेटमेंट ऑफ आर्टिकल, सॉरी एनेक्सर 1, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट, स्टेटमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्जेस, ये हमारा कहाँ गया, एक मिनट और थोड़ा सा वेट करिए। लास्ट दिन हम जो लिखे हुए थे फ्रेमिंग ऑफ चार्जशीट, चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। फ्रेमिंग ऑफ चार्जशीट, हाँ, ये पहला वाला एनेक्सर जो होता है वो हमारा आर्टिकल ऑफ चार्जेस, फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशन, फिर हमारा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर हमारा लिस्ट ऑफ विटनेस। तो ये हमारा 4 पोर्शन रहता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लेना पड़ेगा कि ये 4 जो एनेक्सर है उसमें क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आपको ऐड करना रहता है, यहाँ पे चलिए मैं इधर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। जब हम लोग चार्जशीट इशू कर रहे थे, बिल्कुल पहला वाला जो है आर्टिकल ऑफ चार्जेस है ना, अंडर ऑफ ड्यूटी, देखिए पुट ऑफ ड्यूटी को ही ऑफ ड्यूटी बोला जाता है, तो अंडर ऑफ ड्यूटी लिखा जाता है, ठीक है। देखिए तो यहां पे हमने कैसे शुरू किया, बोला कि अंडरसाइन प्रोपोजेस टू होल्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट श्री ए प्रधान जीडीएस बीपीएम अंडर ऑफ ड्यूटी, ये आप पूरा यहां पे लिख सकते हैं, रायदिघी बीओ इन अकाउंट विद स्वर्गद्वार एसओ अंडर रूल 10B ऑफ ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020। उसके बाद फिर क्या बोला गया, द सब्सटेंस of the imputations of misconduct and misbehavior in respect of inquiry is proposed to be held is set out in the enclosed statement of article of charge। आर्टिकल ऑफ चार्ज क्या है,
एनेक्सर 1 है। फिर क्या है एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 क्या है तो बोला गया था स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। फिर आता है एनेक्सर 3। ये क्या है तो बोला गया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन विच द केस इज टू बी सस्टेन्ड। और एनेक्सर 4 क्या है तो बोला गया लिस्ट ऑफ विटनेस बेस्ड ऑन विच द केस विल बी सस्टेन्ड, है ना। तो आपको यहां पे याद कर लेना है कि ये 4 एनेक्सर का कंटेंट क्या क्या होता है, तो वहां पे आपको ये ऐड कर देना रहेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए एक बार, है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग। तो ये हमारा 4 पार्ट आएगा, 4 एनेक्सर आएगा। कहा गया हमारा भैया जी, है ना, व्हाट आर द एनेक्सर्स। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। पहले होगा आपका एनेक्सर 1 जो हमारा बताता है क्या आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस, है ना। पहला हमारा जो है ये हमारा बताता है क्या बोलता है इसको हम लोग आर्टिकल ऑफ चार्जेस बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। कहाँ गया ये हमारा आंख हमारा छोटा हो गया। एनेक्सर आर्टिकल ऑफ चार्जेस, है ना। फिर हम आते हैं एनेक्सर 2 में। वो क्या बोलता है वो हमारा बोलता है स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, ठीक है। तो ये गया हमारा एनेक्सर 2। फिर हम लोग आते हैं, फिर हमारा आया गया एनेक्सर 3। इसमें क्या बोला गया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और फिर आता है आपका डी जहां पे बताया गया एनेक्सर 4 ये होता है लिस्ट ऑफ विटनेस, है ना। तो ये आपको यहां पे बोल देना रहेगा कि ये जो हमारा आर्टिकल ऑफ चार्ज है ना, जिसको इलेबोरेट किया गया स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर में, और उसको हम प्रूव कैसे करेंगे तो आई विल प्रूव इट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट एनेक्स्ड एज एनेक्सर 3 एंड बेस्ड ऑन द एविडेंस गिवन बाय द विटनेस एनेक्स्ड एज द एनेक्सर 4। तो ये बात आपको यहां पे बता देना रहता है, ठीक है। अब ये जो हमारा पहला वाला पोर्शन यहां तक हमने देखा ना, ये हो जाता है मेरा पैरा 1 का कंटेंट। ये मेरा पैरा 1 में इसके बारे में बताया गया। अब जब हम इसके नीचे आएंगे पैरा 2, ठीक है। अब यहां पे एक बात याद रखना है, जब आप नोटिंग कर रहे हैं ड्राफ्टिंग कर रहे हैं ना, जब आप नोटिंग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं या फिर चार्जशीट इशू कर रहे हैं, पहला वाला पैरा को कोई नंबर नहीं देना है, याद रहेगा। पहला वाला जो पैरा है उसको कोई नंबर नहीं देना है, बट सेकेंड पैरा 1 वर्ड्स आपको 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना रहेगा। फिर अगला वाला पैरा 2 में जब हम आते हैं तो वहां पे क्या बोला गया तो वहां पे बोला गया यहां पे हमको टाइम देना है। हमने चार्जेस बताया किसको चार्ज्ड ऑफिशियल को। अब आपको यहां पे यू हैव टू गिव टाइम किसको टू द चार्ज्ड ऑफिशियल। जो चार्ज्ड ऑफिशियल है उनको आपको टाइम देना रहेगा। क्यों बोला कि टू गिव या टू सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट, टू सबमिट हिज रिटन, मतलब रिटन इसको हम लोग ये भी बोलते हैं WSD, मतलब रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, है ना। तो बोला गया यू हैव टू गिव टाइम टू द चार्ज्ड ऑफिशियल टू सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। और टाइम कितना देंगे तो विद इन 10 डेज इन केस ऑफ GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल एंड 15 days in case of CCA rules,
ठीक है। तो आप अगर रूल 14 के हिसाब से चार्जशीट कर रहे हैं तो आपको 15 दिन का टाइम देना है। आप अगर जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट के हिसाब से कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 10 दिन का टाइम जो है वो देना रहेगा। क्लियर है? तो ये टाइम आपको यहाँ पे देना रहता है और उस बंदे को, उस जीडीएस को, उस चार्ज ऑफिशियल को आपको बोलना रहेगा दैट, मान लीजिए हमारा क्या नाम था उसमें, ए प्रधान है ना, दैट सी ए प्रधान इज डायरेक्टेड टू सबमिट विद इन 10 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ दिस मेमोरेंडम ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस, जिसको हम लोग WSD बोले, एंड ऑल्सो टू स्टेट वेदर ही डिजायर्स टू बी हर्ड इन पर्सन और नॉट। तो यहां पे दो चीज हमने दिया और बोला, क्या बोला? नंबर 1 टू submit written statement of defense within 10 days and to inform whether he wants to be heard in person or not, है ना। तो उनको यहाँ पे ये बताना रहेगा कि भैया तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो, है ना, अपना स्टेटमेंट दो। और उनको यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि आप ये क्लियरली बताइए कि कौन सा जगह पे आप एक्सेप्ट कर रहे हो और कौन सा जगह है जहां पे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो बोला गया जैसे श्री ए प्रधान is further informed that if he does not submit his written statement of defense, है ना, अगर वो रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं देता है या फिर वो अपना इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने नहीं जाता है ना, तो उस जगह पे ये इंक्वायरी जो है एक्स पार्टे कर दिया जा सकता है ना। तो यहां पे हम आ जाएंगे पार्ट 3 जहां पे एक्स पार्टे इंक्वायरी के बारे में बोला गया। एक्स पार्टे इंक्वायरी। अब एक्स पार्टे इंक्वायरी क्या होता है? तो आपको याद रखना है, इन एब्सेंस ऑफ चार्ज्ड ऑफिशियल, है ना। चार्ज्ड ऑफिशियल के एब्सेंस में अगर कोई हम इंक्वायरी करते हैं कंप्लीट, तो उसको बोला जाता है एक्स पार्टी इंक्वायरी, है ना। एक्स मतलब क्या होता है? किसी का गर्लफ्रेंड छूट गया, बॉयफ्रेंड छूट गया, वो एक्स हो गया। तो जहां पे चार्ज्ड ऑफिशियल छूट गया वो एक्स हो गया, है ना। वो एक पार्टी जो है वो नहीं आया है, जिस कारण से इसको हम लोग एक्स पार्टी बोलते हैं। बट यहां पे कुछ लोगों के मन में बड़ा मिसकंसेप्शन है। उनको लगता है कि अगर बंदा नहीं आया मतलब सीधा उनके खिलाफ राय दे देना है। ऐसा नहीं है। अगर वो बंदा नहीं भी आया है तो भी एज एन आईओ, अगर आप आईओ के रूप में रहते हैं तो यू शुड बी इम्पार्शियल और एविडेंस के आधार पे आपको वहां पे इम्पार्शियल डिसीजन देना है, भले ही वो आए या ना आए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स पार्टी मतलब उनके अगेंस्ट में नहीं है, उनके एब्सेंस में है। क्लियर हुआ एक्स पार्टी इंक्वायरी, है ना। तो यहां पे एक्स पार्टी इंक्वायरी के बारे में भी कुछ बातें बताया गया। आगे हम लोग जब चार्जशीट देखेंगे तो उस जगह पे हम लोग देख लेंगे और डिटेल्स में, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4, सॉरी पैरा नंबर 3, यहां पे एक पॉइंट हम छोड़ गए। ये बेसिकली ये आपका जो है ना, ये आपका पैरा 4 का कंटेंट है। पैरा 3 में कुछ और बातें बताया गया था। पैरा 3 में क्या बोला गया था? बोला गया कि यहाँ पे ये जो प्रधान जी है ना, वो हमारा पंचायत वाला प्रधान नहीं है, ये दूसरा प्रधान है। तो पंचायत नहीं, जो दूसरे वाला प्रधान जी है उनको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है that inquiry will be held only in respect of those article of charges that are not admitted, है ना। तो inquiry will be held on particular article of charges that have not been एक्सेप्टेड, है ना। तो जो चार्ज एक्सेप्ट नहीं किया या फिर अनकंडीशनली एक्सेप्ट नहीं किया, मान लो कि कंडीशन दे दिया, हाँ हमको आप रिहा कर दोगे तो हम मान लेते हैं, वरना नहीं मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया तभी हम उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं करेंगे, अदरवाइज जो भी हमारा आर्टिकल ऑफ चार्जेस है उसके ऊपर इंक्वायरी किया जाएगा। और ये बंदा
एक्स पार्टी इंक्वायरी के बारे में 4 में बताया गया। और ये एक्स पार्टी इंक्वायरी कब कब होता है, तो यहां पे 2-3 केस बोला गया था जो आप ध्यान रखिएगा तो काम आएगा। कौन सा केस बोला गया था? पहला चीज जो है नॉन सबमिशन ऑफ WSD, है ना। पहला क्या बोला गया था, ये मधुकर इस जो हमारा यहाँ पे ये प्रधान जी जो है, ये बोला जा रहा है, ये प्रधान जी जो है इनको ये इंटीमेट किया जा रहा है, इफ ही डज नॉट सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, अगर वो नहीं किया, और डज नॉट अपीयर, इसके बाद नंबर बी में क्या हुआ, डज नॉट अपीयर टू IO, है ना, जो हमारा इंक्वायरी ऑफिसर है, इंक्वायरी अथॉरिटी है, अगर उनके सामने वो नहीं आता है तो उस जगह पे ये दोनों केस में हमारा एक्स पार्टी इंक्वायरी हो सकता है। नंबर 1 हो गया WSD सबमिट नहीं किया, रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस नहीं दिया और इंक्वायरी में वो शामिल नहीं हुआ, तो उस केस में उनके के अगेंस्ट में एक्स पार्टी इंक्वायरी जो है किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग अगला रूल, पैरा 5। पैरा 5 में क्या बोला गया, तो यहां पे आप याद कर लीजिए, कैनवासिंग ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस। पैरा 5 हमारा क्या बताता है, तो पैरा 5 हमारा बताता है कैनवासिंग ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस, है ना। तो ये हमको बोलता है कि आउटसाइड का जो इन्फ्लुएंस है उसको नहीं लाना है। आपका मामा, चाचा, फूफा, बहुत लोग हायर पोजीशन पे हो सकता है, तो आपको ये नहीं लाना है। और इसके बारे में रूल 29 में बताया गया। सीसीएस कंडक्ट रूल में कौन सा रूल पे बताया गया था, रूल 20 में। और जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट में कहां पे बताया गया, जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट में रूल 29 में। तो आपको ध्यान रखना रहेगा, यहां पे लिखना रहेगा, अटेंशन ऑफ श्री प्रधान is hereby is invited to rule 29 of GDS conduct and engagement rule 2020, under which no Shebak shall bring superior authority to further his interest in respect of matter pertaining to his engagement under the government। ठीक है, तो ये बात जो है हमको लिखना रहेगा। इसके बाद बोलना रहता है कि अगर आप ऐसा भी हो कि आपको नहीं मालूम बट किसी ने आपके नाम पे रिप्रेजेंटेशन दिया, तो भी मान लिया जाएगा कि आप ही बदमाश है, आप ही उनको फोर्स किए हैं, है ना। तो कैनवासिंग ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस रूल 29 ऑफ जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल। आगे आते हैं हम लोग पैरा 6। पैरा 6 में क्या बोला गया टू एक्नॉलेज। यहां पे उस जीडीएस को, उस आपका जो जीडीएस या डिपार्टमेंटल ऑफिशियल या आपका जो हमारा चार्ज ऑफिशियल होंगे, उनको बोला गया द मेमोरेंडम मे बी एक्नॉलेज, द रिसिप्ट ऑफ मेमोरेंडम मे बी एक्नॉलेज, है ना। यहां पे एक्चुअली मे बी होना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, वहां पे तो होना चाहिए भाई, बिल्कुल करना है ना, शुड बी, मस्ट बी, ऐसा आना चाहिए था। बट एज पर रूल जो है वहां पे आपका दिया गया है मे बी एक्नॉलेज, तो हम यहां पे भी मे बी एक्नॉलेज ही रखेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा इधर आ जाएंगे, यहां पे ऐसा लंबा वाला लाइन खींचेंगे और उसके नीचे नाम लिखेंगे। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, याद रखना है उनका नाम। मान लो क्या नाम देते हैं हम लोग, देवाशीष महाराणा, ठीक है, ये हमारा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। तो ये बंदा कौन है, तो मान लो यहां पे ही इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। उसके बाद जो डिजिग्नेशन है, मान लो हम यहाँ पे करीमपुर डिवीजन का लिए हुए हैं, तो करीमपुर डिवीजन या फिर कुछ और डिवीजन जो है, तो मोटा फंडा ये है कि इस जगह पे उनका नाम भी आप लिखिएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीड्यूर में इसके बारे में लिखा जाता है। आगे क्या बोला गया, फिर बोला गया यहां पे अब इस चार्जशीट का जो कॉपी है ना, ये चार्जशीट का जो कॉपी है वो किसको जाएगा, तो यहां पे आप कॉपी टू बोल के जो हमारा बंदा था, प्रधान जी था, ए प्रधान, उनका डिटेल्स यहां पे आपको दे देना है, एड्रेस आपको दे देना है। ठीक है, अब यहां पे कुछ केसेस में कुछ लोग क्या करते हैं, इसके नीचे फिर से ये पूरा वाला ला देते हैं, है ना, ये पूरा वाला इसके नीचे भी दे देते हैं। और यहां पे कॉपी जो है एक तो इनको दिए, है ना, कॉपी टू दिस, सॉरी यहाँ पे कॉपी टू ना बोल के यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है, मान लो
टू बोल के इनका नाम लिखा जाता है कि किस बंदे को, ये प्रधान, इनका डेजिग्नेशन वगैरह जो भी है, और इधर ऊपर आप एक बॉक्स कर दीजिएगा। बॉक्स करके यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि रजिस्टर्ड एडी या जो भी है, जैसे आप भेज रहे हैं इसको, है ना, तो वो हमारा इधर आपको लिख देना है। फिर इसके नीचे कुछ लोग क्या करते हैं, इसका कॉपी ऑफ दिस मेमो इज इशूड टू, है ना, इशूड टू बोल के रहता है, बट हम सजेस्ट करेंगे कि इसको आप मत दीजिए, इधर वाला पूरा आप छोड़ दीजिए, थोड़ा आपका टाइम भी बचेगा, और एक्चुअली एज पर रूल में, एज पर आपका जो फॉर्मेट है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से इसको छोड़ सकते हैं, कॉपी ये आपका टू बोल के अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आपका सफिशियंट हो जाएगा कि रजिस्टर्ड एडी करके ये किसको भेजा जा रहा है, उनका डिटेल्स हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर रहेगा, आपको अगर बहुत ज्यादा मन है तो लिख भी सकते हैं कि पीएफ ऑफ जुडिशियल, जीडीएस, रजिस्टर ऑफ डिसिप्लिनरी केसेस, ऑफिस कॉपी, तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेंड चलता है ना। और जो आपका कॉपी चेक करेगा वो बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या पसंद करता है, ठीक है। तो ये हमारा मेमोरेंडम हुआ। मेमोरेंडम क्लियर हुआ कि कैसे हम लोग लिखेंगे। अब इसी मेमोरेंडम को आप लोग देख लेते हैं एक बार हम लोग, है ना, इसी को हम लोग बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो ये हमारा मान लो कि मेमोरेंडम है, यहाँ पे आपको ऊपर में जो हेडिंग है वो हेडिंग देना रहेगा, फिर आपका मेमो का नंबर देना रहेगा, है ना, फिर जाके यहाँ पे लिखना रहेगा दैट द अंडरसाइंड, ये वाला यहाँ पे एक स्पेस दे दीजिएगा, यहाँ से शुरू करिएगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करिएगा लिखना, पहला वाला जो है इधर से, फिर जाके यहाँ से, ठीक है। बोला कि द अंडरसाइंड प्रोपोजेस टू होल्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट श्री ए प्रधान, जीडीएस बीपीएम ऑफ ड्यूटी, इसको आप मैंने नॉर्मली लिखिएगा ओ डबल एफ ऑफ ड्यूटी बोल के, या फिर अंडर पुट ऑफ ड्यूटी भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ऑफ ड्यूटी लिखिए, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखिए अंडर पुट ऑफ ड्यूटी, अंडर पुट ऑफ ड्यूटी। अंडर ऑफ ड्यूटी लिखना ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो ऑफ ड्यूटी, अंडर ऑफ ड्यूटी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिए। फिर इसके बाद द सब्सटेंस ऑफ इम्प्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द इंक्वायरी इज प्रपोज्ड, बोला कि वो जो इंक्वायरी है उसका सब्सटेंस क्या है, मैटर क्या है, फैक्ट क्या है, तो बोला कि ठीक है चिंता मत करो, तुमको दे रहे हैं ना, तो बोला कि वो सारा डिटेल्स जो है ना हमने एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 में दे दिया। मतलब यहां पे क्या बोला, बोला कि किस मामले में इंक्वायरी हो रहा है, चार्जशीट इशू किया, किस मामले में हो रहा है, तो बोला कि उसका पूरा डिटेल्स जो है ना, निचोड़ जो है यहाँ पे हम दे हुए हैं, आर्टिकल ऑफ चार्जेस यानी कि एनेक्सर 1, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर एनेक्सर 2, फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन व्हिच द केस इज टू बी सस्टेन्ड, वो आपका एनेक्सर 3, और लिस्ट ऑफ विटनेस एनेक्सर 4, तो ये आपका यहाँ पे बता दिया गया। फिर हम आए अगला पैरा 2 में, वहां पे क्या बोला गया, बोला कि श्री ए प्रधान इज डायरेक्टेड टू सबमिट विद इन 10 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस मेमोरेंडम ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। अब मैं जो यहाँ पे लिखा हूं ना, ऐसे आप लोग मत लिखिएगा, मेरा थोड़ा पैरा इधर उधर हो गया है, आप लोग एक ही जगह से स्टार्ट करना, इसको इस लाइन पे रखिएगा, ठीक है। ये मेरा हैंडराइटिंग खराब बोल के आ रहा है, बट मैं बोलना चाह रहा हूं कि इस लाइन बराबर ही आप लिखिएगा, 2 नंबर इधर से शुरू करिएगा, हल्का सा गैप देके इसको आप इधर लिखिएगा, ठीक है, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर 3 वैसे ही आपका लिखिए। तो ये प्रधान जो है ही इज डायरेक्टेड टू सबमिट हिज रिप्रेजेंटेशन रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस विद इन 10 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस मेमोरेंडम, है ना, तो ये हमको लिखना रहेगा, एंड ऑल्सो टू स्टेट वेदर ही डिजर्व्स टू बी हार्ड इन पर्सन। फिर अगला वाला में आ गया, तो बोला कि यहाँ पे जो इंक्वायरी हम करेंगे किसके ऊपर करेंगे, तो जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस उन्होंने एडमिट नहीं किया, तो बोला कि ही इज इन्फॉर्म्ड दैट द इंक्वायरी विल बी हेल्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज आर्टिकल ऑफ चार्ज एज आर नॉट एडमिटेड, जिसको एडमिट नहीं करेगा उसी के ऊपर होगा। He should therefore specifically admit or deny each article of charge। अब मान लो 1 है तो 1, 10 है तो 10, आपको बताना रहेगा कि वो सारा आर्टिकल ऑफ चार्ज आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, इंडिविजुअली स्पेसिफिकली। आगे क्या बोला गया, फिर हम यहाँ पे बोले सी प्रधान इज फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट इफ ही डज नॉट सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस ऑन और बिफोर द डेट स्पेसिफाइड इन पैरा 2 में हमने क्या बोला था कि 10 दिन के भीतर दे दो, तो 10 दिन के भीतर अगर आप नहीं दीजिएगा, या फिर
does not appear in person before the inquiry authority or otherwise fails or refuse to comply with the provision of rule 10b, या फिर किसी और तरीके से वो रूल बी का जो प्रोविजन है 10b का उसको कंप्लाई करने से फेल कर जाता है, तो उस जगह पे आपका एक्स पार्टी इंक्वायरी किया जा सकता है। फिर बोला कि प्रधान, यहां पे एक स्पेस होगा, स्पेस छूट गया। The attention of Sri Pradhan is invited to Rule 29 of GDS Conduct Engagement of 2020, under which no Shebak shall bring superior authority to further his interest in respect of matter pertaining to his engagement under the government. गवर्नमेंट के अंडर में उनका जो एंगेजमेंट है वहां पे किसी भी तरीके से उनका इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी सुपीरियर अथॉरिटी के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। If any representation is received in his statement from another person in respect of which any other matter, in respect of any matter dealt with in these proceedings, it will be presumed that Pradhan is aware about such proceeding and that it has been made at his instance, and action will be taken against him for the violation of Rule 29. तो ये भी हमको याद रखना है। अगर आपको ज्यादा टाइम का दिक्कत हो रहा है ना, तो यहां तक लिख के खत्म मार दीजिए एग्जाम पे। अगर पूरा लिखने में दिक्कत हो रहा है तो यहां तक खत्म मार के दे दीजिए, या फिर थोड़ा सा समराइज कर लीजिए। लिख पाइएगा तो बहुत अच्छी बात है, पहला प्रयास करना है लिख पाना, है ना। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीक पूरा जो है ना एग्जाम आप दीजिए और टारगेट करिए कि 1 घंटा 15 मिनट के भीतर इस वीक में मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। ये वीक जो है 1 घंटा 15 मिनट में आप लोग खत्म करिए। अगला वीक जो है उसमें आप थोड़ा सा टाइम और घटा लीजिए। पहले का 2 दिन में ही आप टारगेट करिए कि हम 1 घंटे में आ जाए, ठीक है। या फिर पहले का 3-4 दिन अभी आप टारगेट करिए कि 1 घंटा 15 मिनट में, फिर 2-3 दिन 5 मिनट घटाइए, फिर 5 मिनट घटाइए, तब जाके हो सकता है आपको टाइम पे करने का मौका मिल जाएगा। फिर आगे क्या बोला गया, रिसिप्ट ऑफ द मेमोरेंडम मे बी एक्नॉलेज्ड। उसके बाद यहाँ पे सुपरिटेंडेंट का नाम, सुपरिटेंडेंट का डेजिग्नेशन, ये सारा दिया गया। फिर आपका रजिस्टर्ड एडी किसको भेजा जा रहा है, 2A प्रधान, GDS BPM, ऑफ ड्यूटी, रायदिगी BO, स्वर्गद्वार SO, ठीक है। अब ये गया मेरा मेन चार्जशीट। अब हम यहां पे आए एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 पे क्या बताया गया, तो एनेक्सर 1 बताता है स्टेटमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्ज फ्रेम अगेंस्ट श्री ए प्रधान। अब यहां पे हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम उधर वापस आएंगे। दिक्कत नहीं हो रहा है ना, एक बार कंफर्म करिए, दिक्कत नहीं हो रहा है। कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो बनाने में आपको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग पहले बनाएंगे एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 क्या बताता है, तो हमने देखा आर्टिकल ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 हम पहले ही देखे थे, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट और बिहेवियर। फिर एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4। एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 सभी लोग जानता है, ये हो गया डॉक और ये हो गया 4 हो गया विटनेस, है ना। अब ये जो पहले का 2 है ना, ई ससुरा आपको थोड़ा दिक्कत में डालता है, आपको इसको समझना पड़ेगा। तो ये क्या है, तो ये है समरी, और बोल सकते हैं और अच्छे से प्रेसी, है ना। ये क्या है, ये प्रेसी है। यहां पे खाली बोला गया तुमने गड़बड़ किया, मतलब जैसे हमारा एक्ट होता है, एक्ट में मेन प्रोविजन रहता है, रूल में एलेबोरेट करता है, तो सिमिलरली ये प्रेसी है मेरा। तो पूरा घटना का निचोड़ एक बार में बोल दिया गया, ठीक है। कि मान लीजिए किसी ने मर्डर किया, तो एनेक्सर 1 क्या बोलेगा, ये जो बंदा है अनुराग शर्मा ने कल रात को 10 मतलब क्या बोलते हैं, निरस्त्र मच्छर को अपने दोनों हाथों से क्रुएल्टी के साथ मार दिया, है ना। तो वहां पे पहला वाला बोल दिया कि हमारा अनुराग शर्मा ने कल रात को 10 गो मच्छर मारा, कल रात को अनुराग ने 10 गो मच्छर मारा, ठीक है। और एनेक्सर 2 क्या बताएगा, एनेक्सर 2 डिटेल्स में बताएगा, कैसे कि कल अनुराग जब अपना पढ़ाई कर रहा था, अपने टेबल के ऊपर बैठ के, मतलब टेबल के ऊपर नहीं, कुर्सी के ऊपर बैठ के, टेबल के ऊपर उनका मोबाइल था, लैपटॉप था, उस टाइम पे
उनके घर के बाएं वाला साइड से खिड़की से कुछ 4-5 मच्छर तेजी से अंदर घुस आया और उनके पैर में जाके कटक कटक करके आपका अपना मतलब क्या बोला काटने लगा। ये बात को देख के अनुराग का बीबी दूर से बोली, तुम देखो तुम्हारे पैर पे मच्छर है और उसको मारो। तब अनुराग को बोला, अच्छा पढ़ाई में हम इतना ढूंढ खो गए थे कि हमको मच्छर काट रहा था याद नहीं आया। फिर अनुराग ने थप्पड़ मारा और एक बार में 4 मच्छर मर गया। तो देखिए पहला बात बोला कि अनुराग ने 4 मच्छर मारा, अगला वाला बोला कि अनुराग ने 4 मच्छर को कैसे मारा। विटनेस कौन थी? उनका वाइफ थी, जो देखी थी कि हाँ अनुराग वो मच्छर को मार रहा है ना। तो यहां पे अब इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में हम लोग क्या ले लेंगे, डॉक्यूमेंट्स के भीतर अब स्टेटमेंट अगर उनका मिसेस देने में रेडी है तो उनका स्टेटमेंट हम लोग ले लेंगे डॉक्यूमेंट में, है ना। अदरवाइज विटनेस में उनका मिसेस को हम लोग रख सकते हैं। तो फंडा हमारा यही है कि आर्टिकल ऑफ चार्जेस जो है वो एकदम क्रिस्प वे में बता देता है कि तुमने ये किया और कैसे किया, वो हमारा स्टेटमेंट आर्टिकल 2 जो है वहां पे बताया गया। और इस केस को साबित करने के लिए हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट जो है एनेक्सर 3 में रहेगा और विटनेस जो है एनेक्सर 4 में रहेगा। तो मेरा सजेशन है जब आप एग्जाम दीजिएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर 5 मिनट्स। आपको 5 मिनट देना है, आपके पास समय कम है, आपको लग रहा है कि आपको आधा घंटा में सारा कुछ खत्म कर लेना है। मैं बचपन से नहीं मतलब जब से ज्यादा ज्ञानी आदमी बन गया हूं तब से एक ज्ञान मैं हमेशा लोगों को देता हूं, अगर आपको जल्दी में कुछ करना है तो धीरे करिए। याद रहेगा, अगर आपको जल्दी में कुछ करना है तो धीरे करिए, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा गड़बड़ होता है। आप पहले सोचिए, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो, फ्रैक्शन ऑफ मिनट हो या फिर फ्रैक्शन ऑफ वर्ष हो, साल हो, बट आपको वहां पे सोचना है। आप चार्जशीट बिना सोचे नहीं बना सकते। आपका पहला गलती क्या होगा, अगर आप चार्जशीट को पढ़ते ही आंसर शुरू कर दिए। आपको पहले एक स्ट्रक्चर बना लेना है। आप पहले ही अपने क्वेश्चन के पीछे आ जाइए और वहां पे बनाइए, भैया दिमाग में मेरा केस रेडी होना चाहिए। मेरा एक दोस्त था, हम लोगों को काम दिया गया था, हम लोग काम करते थे और वो बोलता था कि मेरा डिजाइन रेडी है, तो वो काम नहीं करता था, वो दिमाग में डिजाइन रेडी करता था। तो हमेशा खाली डिजाइन रेडी होने से भी काम नहीं चलता है, बट कभी कभी डिजाइन का भी जरूरत होता है। तो आप पहले अपने दिमाग में केस को सजा लो कि आपको क्या दिया। सपोज आपको दिया कि एक्सेस कैश के बारे में, तो आप इसमें क्या बोलोगे, क्या आपका फंडा क्या है, व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंट्स based on which you may prove this and what are the witnesses जिसके आधार पे आप इसको प्रूव करोगे, है ना। पहला चीज ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला चीज जब हम आर्टिकल एनेक्सर 1 बोलेंगे तो वहां पे हम खाली समराइज्ड वे में बोल देंगे कि हाँ ये बंदा जो है अपने ऑफिस में इस पीरियड से इस पीरियड काम करता था और उन्होंने इस तारीख को इतना एक्सेस कैश रखा था, दस इन्होंने जो है इस रूल का वायोलेशन किया और इससे पता चलता है कि इनका नेग्लिजेंस टू ड्यूटी, डिवोशन टू नेग्लिजेंस टू क्या बोलता है, इंटीग्रिटी, डिवोशन टू ड्यूटी, डू नथिंग व्हिच इज अनबिकम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, फलाना ढंकाना, तो वो सारा हम वहां पे लगाएंगे, है ना। तो आपको ये याद रखना रहेगा और उसके बाद आपको ध्यान में देना होगा कि कैसे हम उसको डिटेल में सजाएंगे। तो ये पहले से आप दिमाग में एक बार सजा लेना है और उसके बाद जाके आपको इसको बनाना है। तो मैं बोलूंगा अगर आप एग्जाम देते हैं पहले आप एनेक्सर 3 बनाइए, पहले आप एनेक्सर 4 बनाइए। पहले क्या बनाना है आपको, मन में, देखिए मन में आपके क्वेश्चन पेपर में रफ करने के लिए बहुत जगह रहेगा या फिर कहीं दूसरे जगह पे, तो आप मन में ये कर लीजिए कि एनेक्सर 3 में मैं क्या क्या दूंगा, ठीक है। एक बार आपको पता चल गया कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन एनेक्सर 3, तो आपको डॉक्यूमेंट मालूम है, उस डॉक्यूमेंट को किससे आपको एग्जिबिट कराना है, मतलब कौन वो डॉक्यूमेंट को ले सकता है, उसका नाम उधर डाल देना है, विटनेस में कौन कौन आएगा। तो ये सारा चीज जो है आपको दिमाग में रखना रहेगा, ठीक है। मोटा मोटी क्लियर हो एक्चुअली करना क्या है और किस तरीके से आपको करना है। आप एक बार करके देखिए, कल आप लोगों का फिर से बोलिएगा, कल परसों फिर से टेस्ट लेंगे हम लोग,
है ना। आज मान लीजिए कुछ हम लोग डिस्कस किए, कल फिर टेस्ट होगा तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बार बार लिखते लिखते लगेगा अरे अरे ये तो हम कभी भी कर देंगे, है ना, इतना चार्जशीट तो इशू किए हैं उधर, क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल कल टेस्ट ले लेंगे, है ना। आप लोगों के लिए आज भी मैं जब बनाया था रात में 3 साढ़े 3 बजे, एक्चुअली 3:15 में हमको याद आया कि टेस्ट लेना है, फिर जाके क्वेश्चन बनाए थे, क्योंकि अदरवाइज आप लोग हमको चार्जशीट इशू कर देते, है ना। चलिए तो आगे आते हैं हम लोग देख लेते हैं कि एक सैंपल चार्जशीट का जो एनेक्सर होता है उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला आता है हमारा एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में हमने क्या बोला था, इट इज द समरी। इसको बेसिकली 2-3 पार्ट आपका रहता है। पहला रहता है एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहां पे हम बोल देते हैं कि ये बंदा ने गड़बड़ किया और क्या गड़बड़ किया, है ना। यहां पे हम दो चीज रखेंगे, क्या रखेंगे, यहां पे हम रखेंगे हु हैज कमिटेड द, जो भी बोल सकते हैं, फ्रॉड या फिर आपका मिस एप्रोप्रिएशन, है ना, जो भी है किसने किया, तो पहले आपको ये बताना है। और साथ में क्या रहता है, वो कौन सा पीरियड में वहां पे काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था, है ना, तो ये आपको इधर बताना रहता है। बोला कि दैट सेड श्री, यहां पे दा नहीं रहेगा शायद, दैट सेड श्री ए प्रधान while functioning as GDS BPM Raidiki BO in account with Sargdwar SO during the period of these to these had kept shortage of cash of rupees these on dated this। अब क्या हुआ, यहां पे मैंने GDS का नाम लिखा, यहां पे मैंने GDS का डिजिग्नेशन लिखा, ये बंदा ने उस ऑफिस में कौन सा पीरियड से लेके कौन सा पीरियड तक काम किया मैंने वो लिखा। फिर इनने गलती क्या किया, तो सीधा हमने बोल दिया इन्होंने कैश शॉर्ट रखा था मामू, है ना, ही हैज केप्ट शॉर्टेज ऑफ कैश ऑफ रुपीज दिस, है ना, तो ये हमने यहां पे लिख दिया। अब क्या हुआ, शॉर्ट कैश रखा था तो इन्होंने गलती किया, क्या अपराध किया, कौन सा रूल का वायोलेशन किया, तो बोला गया इट इज देयरफॉर एलिज्ड दैट said Sri A Pradhan while functioning as GDS BPM Raidiki BO in account with these during the aforesaid period failed to follow the provision of Rule 11 of Rules for Branch Offices, है ना। तो ब्रांच ऑफिस का रूल 11 में अगर आप जाइएगा तो वहां पे बताया गया कैश के बारे में। देखिए इधर यहां पे आप आ जाते हैं, थोड़ा कहां गया हमारा, हाँ, कस्टडी ऑफ कैश। तो रूल 11 में अगर आप आइएगा तो यहाँ पे कस्टडी ऑफ कैश के बारे में बोला गया। तो ये बंदा जो है इस रूल का वायोलेशन किया। यहाँ पे नीचे अगर आप आइएगा तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है कि all the GDS BPM whether their office are provided with iron safe or not make their own arrangement for safe custody of cash and valuables at their own responsibility। इसका responsibility इनका है। They are at the liberty to keep the cash and valuables wherever they like provided that they are available as and when required and when called for। तो जब भी हम बोलेंगे तुम लाओ, उसको पैसा लाके तुमको देना है। तो ये जो रूल 11 का नोट है इसका वायोलेशन इन्होंने किया, तो वही बात बताया गया हैज फॉलो, मतलब फेल टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ रूल 11 ऑफ द ब्रांच ऑफिस रूल, है ना। इसके साथ क्या किया, इसके साथ एक और, ये शायद हमारा 18 हो जाएगा, 18, है ना, एक और इंस्ट्रक्शन है जो जीडीएस बीपीएम को दिया गया। कहां पे, यहां पे ही दिया गया। एक बार देख लेते हैं, हम लोग शुरू में ही था, है ना, हाँ सॉरी 17 ठीक ही था। वेरीफाई हिज कैश बैलेंस, काउंटिंग कैश बैलेंस वगैरह वगैरह जो सब है ये। तो मान लो कि ये वाला का वायोलेशन किया और वो वाला का वायोलेशन किया, या फिर आप इसको छोड़ के खाली एक को ही दीजिए तो भी चलेगा, इसका जरूरत नहीं है ना। तो इसको उन्होंने क्या किया, वायोलेट किया। और ये क्योंकि ये रूल का वायोलेशन किया तो एज ए प्रोडक्ट इसका जो हमारा काम था, ये जो फंक्शन था, तो बेसिकली उन्होंने कौन सा रूल का वायोलेशन किया, तो जीडीएस कंडक्ट और एंगेजमेंट रूल का वायोलेशन किया। क्योंकि हमको मालूम है कि आप कुछ भी कर लो, एक्चुअली पनिशमेंट हम देते हैं जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल का वायोलेशन का। तो कौन सा रूल का वायोलेशन किया, तो बोला कि एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, he has failed to maintain the absolute integrity and devotion to duty। तो रूल 21 का सब रूल 1 और रूल यहाँ पे
गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको रूल 21 देना है, ठीक है। रूल 21 का सब रूल 2 ऑफ जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 2020। तो ये दो रूल का उन्होंने वायोलेशन किया। फंडा क्लियर हुआ। आर्टिकल 1 में मैंने क्या दिया, किसने गलती किया, वो कितने दिन तक उस ऑफिस में पोस्टेड था, और कैसे, मतलब क्या उन्होंने एक्चुअल में गलती किया। फिर उस गलती के कारण से कौन सा रूल का वायोलेशन हुआ, हु हैज कमिटेड द मिस्टेक, हिज पीरियड ऑफ सर्विस, हिज डेजिग्नेशन, क्या गलती किया और कौन सा रूल का वायोलेशन हुआ, बस इतना ही, इसके भीतर और कुछ नहीं रखा, ठीक है। देखिए, हाउ डू वी नो दैट द बीपीएम हैज केप्ट शॉर्टेज ऑफ कैश, ये बताया जाएगा एनेक्सर 2 में। क्लियर है सुमो, ये आपका एनेक्सर 2 में बताया जाएगा, हम एनेक्सर 1 में नहीं बताएंगे इसको, ठीक है। बहुत लोग इधर ही इतना बता देता है, उसी चक्कर में उनका टाइम जाता है। तो यहां पे आपको वक्त बर्बाद नहीं करना है। अब अगले वाला एनेक्सर में हम आते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखिएगा तो एनेक्सर 2 यहां पे हमारा क्या बताया गया, तो बोला गया स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर इन सपोर्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ चार्ज फ्रेम अगेंस्ट श्री ए प्रधान जीडीएस बीपीएम डैश 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 डैश। अब यहां पे भी जितना आर्टिकल एनेक्सर 1 में रहेगा उतना आर्टिकल एनेक्सर 2 में रहेगा। तो ये हुआ मेरा आर्टिकल नंबर 1। क्या बोला गया, अब देखिए वहां का जो पहला लाइन था सीधा उठा के इधर डाल दीजिए। देखिए सीधा यहां का लाइन था, है ना, दैट सेड श्री ए प्रधान व्हाइल फंक्शनिंग एज दिस। तो आपको याद रखना है ये वाला पूरा पोर्शन जो है ना, ये पूरा पोर्शन एनेक्सर 2 में भी रहेगा। बस शुरू में इतना देंगे और लास्ट में जाके इतना देंगे और मिडिल में कहानी बताएंगे, याद रहेगा। ये वाला पोर्शन एनेक्सर 2 के शुरू में रहेगा, ये वाला पोर्शन एनेक्सर 2 के लास्ट में रहेगा, और मिडिल में राजा मौली का मूवी चलाना है, ठीक है। मिडिल में जाके क्या करना है आपको, वाराणसी या बनारस क्या आ रहा है मूवी, तो मिडिल में जाके आपको बनारस का कहानी चलाना है, ठीक है। मतलब बिगिनिंग वाला एंडिंग वाला सेम है। एक बार देख लो आप इधर, ये गया था मेरा, कहा गया था, सॉरी, ये गया था मेरा एनेक्सर 1। अब इसी का देखिए शुरू, उसका जो शुरू था इसका शुरू सेम है, दैट सेड श्री ए प्रधान व्हाइल फंक्शनिंग एज जीडीएस बीपीएम राइदी की बीओ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस टू दिस हैड केप्ट शॉर्टेज कैश ऑफ दिस ऑन डेटेड दिस। इसके बाद आ जाइए इसके लास्ट लाइन पे, It is therefore alleged that said Sri A. Pradhan while functioning as GDS BPM this SO during the aforesaid period failed to, ये प्रोविजन नंबर उन्होंने वायोलेट करना भूल गया, ये रूल हमने कर दिया। तो ये पूरा सेम है, ये है आपका एनेक्सर 1, शुरू और लास्ट खत्म, ठीक है। अब इसके मिडिल में आपको बताना है कहानी, 2-4 लाइन का जितना आप घुसा सकते हैं। अब कैसे केस पता चला, कैसे हम प्रूव करेंगे, क्या घटना था, वो इधर है। बोला गया द एएसपी कटिहार सब डिवीजन विजिटेड रायदिगी बीओ अकाउंट विद दिस एसओ ऑन डेटेड दिस। ये बंदा जो है एएसपी जो है उस ऑफिस को गया था, ऑन हिज विजिट वो देखा था कि वो बंदा जो है नहीं है, उन्होंने फोन किया था, वो बाद में आया था। ऑफिस में आने के बाद इतना आपको नहीं देना है ना। ये मान लो कोई एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जिसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, आपको इतना नहीं देना है। आपको कितना देना है, तो आप यहां पे बोल दीजिए कि ये लाइन दे दीजिए एसपी ने क्या किया, उस तारीख को विजिट किया, विजिट करने के बाद क्या देखा, as per the SO record the cash balance of Raidigi BO on dated was this but BPM has failed to produce the cash of rupees this, है ना। रिकॉर्ड के अनुसार उनका कैश होना चाहिए था 14,515, पर बीपीएम ये नहीं दे पाया, बोला कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो ये हम दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, एएसपी ने देखा कि ये बंदा जो है पैसा नहीं दे पा रहा है, ये तो कॉमन सी बात है, एएसपी उस जीडीएस का स्टेटमेंट लेगा, है ना। तो ए प्रधान का स्टेटमेंट जो है एएसपी के द्वारा लिया गया। तो बोला कि श्री ए प्रधान इन हिज रिटन स्टेटमेंट डेटेड दिस टू एएसपी कटिहार। यहां पे ना आपको और एक काम करना है, मैंने किया नहीं बट आपको करना है, यहां पे इस एएसपी का नाम दे देना है ना। मान लो जो भी उनका नाम है वो नाम दे देना है। ए प्रधान इन हिज रिटन स्टेटमेंट डेटेड दिस टू श्री दिस एएसपी कटिहार सब डिविजन मान लीजिए हैड एक्सेप्टेड दैट देयर वाज ए शॉर्ट ऑफ ऑफिस कैश,
है ना, देयर इज नहीं करना है, देयर वाज ए शॉर्ट ऑफ ऑफिस कैश एंड सच कैश वाज यूटिलाइज्ड इन पर्सनल पर्पसेस एंड एश्योर्ड दैट ही विल मेक गुड शॉर्टली। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट का बात कर दिया। अब क्योंकि मैं स्टेटमेंट के बारे में बोला हूं तो मेरा जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट है उसके भीतर एक स्टेटमेंट आ जाएगा, और क्योंकि एएसपी कटिहार ने स्टेटमेंट लिया तो मेरे विटनेस के भीतर एएसपी कटिहार आ जाएगा। अगर उस स्टेटमेंट में मैंने किसी दूसरे का विटनेस लिया था तो वो भी मेरे विटनेस में आ जाएगा, है ना। तो ये हमको ध्यान में रखना रहेगा कि कैसे हम इसको रिलेट करेंगे। फिर क्या बोला, बोला कि अगले दिन या बाद में, मान लो 23/9 तारीख को ये प्रधान जी ने क्या किया, पंचायत से कुछ पैसा लाए और लाने के बाद दे दिए। तो बोला कि श्री ए प्रधान हैज क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज दिस ऑन डेटेड दिस टू स्वर्गोद्वार एसओ बाय सबमिटिंग ए रिक्वेस्ट लेटर टू एसपीएम। अब ये जो रिक्वेस्ट लेटर है ये मेरा अगला एविडेंस बन गया, है ना, कि उन्होंने रिक्वेस्ट दिया था कि हमको पैसा जमा करने का परमिशन दिया जाए। अकॉर्डिंगली एसपीएम स्वर्गोद्वार एसओ हैज क्रेडिटेड द अमाउंट टू गवर्नमेंट अकाउंट, है ना। किसके साथ, बोला कि जितना पैसा था उसके साथ पेनल इंटरेस्ट जोड़ के उन्होंने दिया, इतना आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो मान लो कि ये सारा चीज हमने लिख दिया, उसके बाद लास्ट में जाके कौन सा रूल का वायोलेशन हुआ मैंने इधर लिख दिया, है ना। अब इसके बाद आ गया मेरा एनेक्सर 3, जहां पे मैंने बोल दिया, देखिए जो बीओ का डीटीआर था, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एसओ में जनरेट किया, जहां से हमको कैश बैलेंस पता चल रहा था क्लोजिंग बैलेंस के 14,515 है ना। तो ये हमारा अटेस्ट किसने किया, तो एएसपी कटिहार ने किया। तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट हो गया। फिर रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ ए प्रधान जीडीएस बीपीएम, जिसने ऑब्टेन किसने किया था, एएसपी कटिहार ने किया था। तो ये मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया था। तो आप जब स्टेटमेंट के बारे में बोल रहे हैं तो कौन सा तारीख का स्टेटमेंट है आपको लिखना है, किसने लिया है वो लिखना है, किसका स्टेटमेंट लिया गया ये लिखना है ना। हु हैज ऑब्टेन्ड द स्टेटमेंट, हु हैज टेकन द स्टेटमेंट and whose statement it was and the date of obtaining the statement, ये तीनों चीज आपको शामिल करना है। फिर क्या बोला गया, लेटर डेटेड दिस ऑफ श्री ए प्रधान, ए प्रधान ने रिक्वेस्ट किया था सरद्वार में जाके कि सर हमको 14,515 रुपए देने दे दो। ये लेटर जो है इसको भी हमने यहाँ पे रख लिया डॉक्यूमेंट के भीतर। फिर बीओ का डेली अकाउंट, बीपीएम लोग जब अपना डेली अकाउंट भर के भेजता है तो वो डेली अकाउंट पे भी कैश दिखाया हुआ था, कितना कैश था, तो वो भी हम यहाँ पे लगा देंगे, है ना। फिर मान लीजिए इसके साथ एक हो सकता है और, जैसे हम इन्वेंट्री बना सकते हैं। हम ऑफिस में गए, उस ऑफिस में पैसा नहीं था तो मैं इन्वेंट्री बना सकते हैं कि यहाँ पे कैश इतना मिला, वहां पे मैं बीपीएम का सिग्नेचर ले लूंगा, मैं एएसपी था मेरा सिग्नेचर रह जाएगा, तो वो इन्वेंट्री भी एक मेरा यहाँ पे एविडेंस बन सकता है। फिर वो जो पैसा जमा किया था इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट दिया जाता है पोस्ट मास्टर के द्वारा। तो मान लीजिए पोस्ट मास्टर कटिहार एचओ ने सर्टिफिकेट दिया था, उसको भी मैं एविडेंस बना लिया। और अभी विटनेस के भीतर आ जाएगा तो जो एसपीएम स्वर्गद्वार एसओ का है, एएसपी कटिहार जो है वो बंदा है, और कटिहार एचओ का जो पोस्ट मास्टर है, तीनों को मैंने अपना विटनेस बना लिया। क्लियर है, तो यहां तक जाके खत्म होता है मेरा चार्जशीट। ठीक है, आसान है, कुछ हाथी घोड़ा कुछ नहीं है, कुछ है बताइए, आसान है कि नहीं। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो धड़ाधड़ बनाइएगा, 2 4 5 चार्जशीट पढ़िए इधर उधर का। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, आप जो बनाए सो बनाए, दूसरे का पढ़िए। और मैं सबको बोल रहा हूं कि आप लोग जब चार्जशीट बना रहे हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग बना रहे हैं, तो ग्रुप में शेयर करिए, एज फोटो नहीं, उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के शेयर करिए, और बाकी सब लोग उसको पढ़िए और देखिए क्या गलती है। हो सकता है वो बंदा जो है हमसे अच्छा चार्जशीट बनाता है, हो सकता है वो बंदा जो है हमसे अच्छा नोटिंग ड्राफ्टिंग लिखता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल आप लोग जो टेस्ट दीजिएगा कंपैरेटिवली पहले से बेहतर होगा, और कुछ हो या ना हो आप अपना गलती को पकड़ पाइएगा कि कहाँ कहाँ हम लोग गलती कर रहे थे, है ना। तो ये सारा चीज जो है हमको ध्यान रखना रहेगा। तो आज का क्लास के यहीं पे खत्म किया जाए। कुछ और आपको जो बोलना, बताना, पूछना है अब बोल सकते हैं। मैं माइक ऑन कर दूं, आप सबका ऑन किया हुआ है क्या? मयांक के डर से मैं ऑडियो कभी कभी ऑफ रखता हूं, बट देख लेते हैं एक बार। नहीं, अभी माइक ऑन आप लोग कर सकते हैं, खाली वीडियो ऑफ किया हूं। किसी को इस रिलेटेड कोई सवाल, डाउट? टाइम एडजस्टमेंट, ये जो है क्या बताए। देखिए टाइम एडजस्टमेंट तो मतलब ये एक्चुअली ना आप लोगों का सबसे अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है, क्योंकि मैं कभी कभी अभी ऑफिस में फेस करता हूं कि 15 मिनट का टाइम मिलता है तो 15 को काम आता है। तो ये आपका जीवन का सबसे अच्छा समय है जब आप टाइम का यूटिलाइजेशन करना सीख रहे हैं।
इसको आप और तो कुछ कर नहीं सकते, आपको क्या करना रहेगा, पहले से टाइम फिक्स कर लीजिए, नोटिंग के लिए इतना करेंगे, ड्राफ्टिंग के लिए इतना करेंगे और चार्जशीट के लिए इतना करेंगे। नोटिंग ड्राफ्टिंग आपको थोड़ा सा फास्ट पेस में करना रहेगा क्योंकि कंपैरेटिवली छोटा होगा। नोटिंग जब आप बना रहे हैं तो नोटिंग को ज्यादा बड़ा मत बनाइए, थोड़ा सा छोटा करिए। पूरा बड़ा बनाने के लिए जाइएगा बहुत ज्यादा टाइम खा लेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा क्रिस्प बनाइए, है ना, मतलब जितना जरूरत है उतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। एनेक्स आर्टिकल 1 2 3 नहीं भाई, फर्क 1 2 3 एनेक्स आर्टिकल, थोड़ा आर्टिकल तो आपको एग्जाम पे मेरे हिसाब से एक से ज्यादा आर्टिकल नहीं देगा, क्योंकि एक से ज्यादा आर्टिकल देगा तो संभव नहीं है, ठीक है, करना। तब आपको अगर वैसा देगा तो आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 लिख के आ जाइएगा, कुछ नहीं करना है। बचपन पे जैसे हम लोग, याद है बचपन में हम लोगों को बोलता था लेटर राइटिंग आता था, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को बोलता था कुछ नहीं आएगा ना तो एक फॉर्मेट बना के आ जाना। तो हम लोग कैसे लिखते थे हम आपको दिखाते हैं, शायद बहुत लोग मेरे साथ रिलेट कर पाइएगा अगर, तो हम लोग ऐसे लिखते थे, सपोज टू द, किसको लिखेंगे, सपोज एसआई आपका राधा नगर पुलिस स्टेशन, ठीक है, अरे बाप रे, पीओएलआई पुलिस स्टेशन। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, तो सब्जेक्ट में जाके ऐसे डैश दे देते थे, फिर रिस्पेक्टेड सर, फिर इधर डैश दे देते थे, है ना, ये डैश दे दिए। उसके बाद यहाँ पे लिख दिए कि प्लेस, यहाँ पे लिख दिए डेट, और इधर जाके राइट में, है ना, थोड़ा बहुत इधर जाके योर्स फेथफुल्ली, उसके बाद यहाँ पे जाके मान लीजिए नाम लिख दिया हमने, एक स्पेस मार देते हैं, और उसके बाद इधर जाके हम नाम लिख दे दिए कि पीके मंडल, है ना, क्या मंडल, ठीक। तो हम लोग कैसे करते थे ऐसा, और इसके बाद अगर बहुत लोग और समझदार होते थे वो यहां पे जाके ऐसे लाइन करके, लाइन के नीचे लिखता था बॉडी, याद करके देखिए बॉडी, याद आ रहा है किसी को, ऐसे लिखे हैं कभी, हम तो लिखे हैं, जब हम स्कूल कॉलेज में थे इसी तरीके से हम लिखते थे, ठीक है, क्योंकि हमको इंग्लिश आता नहीं था तो हम ऐसे ही लिखते थे, इधर टू एड्रेस, इधर फ्रॉम एड्रेस, ये बीच में सब्जेक्ट और मिडिल में आपका बॉडी, कि भाई हम इतना तो जानते हैं, है ना। तो अगर एकांत ऐसा हुआ कि टाइम आपको आ ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं पा रहा है, कर ही नहीं पा रहे हैं, तो सीधा उतना लिख देना है, लास्ट में जाके एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 एनेक्सर 3 एनेक्सर 4, एनेक्सर 3 में जाके डैश 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 डैश, एनेक्सर 4 में जाके डैश 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 डैश, है ना। ये लास्ट ऑप्शन है बट इट इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको क्रैक करना है एग्जाम तो आपको टाइम थोड़ा मैनेज करना सीखना पड़ेगा। आप मान लीजिए और टारगेट करिए आपके एग्जाम आपको 55 मिनट्स में देना है, 55 मिनट्स में देना है, ठीक है। अब इस 55 मिनट्स को आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 15 मिनट्स जो है, आप 15 मिनट्स भी आपका कम होगा, मान लीजिए 12 से लेके 13 मिनट जो है वो आप नोटिंग करना है आपको, है ना। फिर मान लीजिए आपका फिर से 12-13 मिनट जो है इसमें आपका ड्राफ्टिंग करना है, तो 12-13 मिनट में हो जाएगा। मान लीजिए आप 13-13 ही लेते हैं या 12 से 15 कर लेते हैं हम लोग, 12 से 15 कर लीजिएगा तो नहीं होगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 12 नोटिंग 12 ये हो गया मान लीजिए, तब अगला जाके इसमें आपका रहेगा चार्जशीट के लिए 25 मिनट, चार्जशीट के लिए आपका 25 मिनट। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टारगेट करिए कि मैक्सिमम 12 मिनट रहेगा आपके नोटिंग के लिए, 12 मिनट रहेगा आपका ड्राफ्टिंग के लिए, तो 12-12 हुआ 24, यहां पे आपको अप्रोक्स 30 मिनट्स मिलेगा, यहां पे आपको अप्रोक्स 30 मिनट्स मिलेगा। तो आपका टारगेट करना है मैक्सिमम 12 से 13 मिनट के भीतर नोटिंग ड्राफ्टिंग खत्म करना है, एक एक, है ना, मैक्सिमम 12 से 13, तब जाके आपके पास 30 मिनट्स का टाइम रहेगा चार्जशीट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं अगर प्रयास टारगेट करिए, ठीक है। बहुत अच्छा नोटिंग ड्राफ्टिंग नहीं बनाना है, बहुत अच्छा नहीं बनाना है, मेन चीज जो है उसमें रखना है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर अब मान लीजिए आपको और भी सोचना है, सपोज एग्जाम पे ऐसा चार्जशीट आया, अब क्या वो चार्जशीट क्या आएगा, कुछ भी आएगा, लिख तो हम देंगे ही, क्योंकि मैटर इज सेम,
बचपन में मेरा पापा कहानी सुनाता था, किसी ने, जो गाय होता है ना काऊ, वो आपका पढ़ के गया था काऊ के बारे में और एग्जाम पे ऐसे आया था रिवर के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, उस गाय को, काऊ को रिवर में उतार दिया कि भाई उसको नहाने के लिए भेज दिया, कि एक गाय था जो रिवर में नहा रहा था, एक नदी था उसके ऊपर रिवर में नहा रहा था, और उस गाय का ये था वो था वो था। तो हमारे पास तो कॉमन है ही, फाइनली तो लिख ही लेंगे, है ना। बट ये आपको समझना होगा कि कैसे आप कर पाते हैं। तो टाइम जो है 12 से 13 मिनट नोटिंग, 12 से 13 मिनट ड्राफ्टिंग, चार्जशीट 30 मिनट्स, है ना। तो मैक्सिमम 55 से 56 मिनट्स इसके भीतर आपको करना पड़ेगा जैसे भी हो, ठीक है। स्पीड कितना बढ़ेगा, कितना प्रैक्टिस करना है, आप समझ पा रहे हैं ना एकदम। मतलब दूसरे ट्रेन को रोक के वंदे भारत की तरह आगे जाना है, बुलेट ट्रेन की तरह। वंदे भारत में भी काम नहीं चलेगा, बुलेट ट्रेन चलाना रहेगा आपको। चलिए, तो कल ये टारगेट करिए, हाथ में घड़ी चाहिए आपका, है ना, बिल्कुल आपको घड़ी पकड़ के करना है। कॉपी किसके ले जाने, तो लिखा है कॉपी। सर नमस्ते। नमस्ते संतोष जी। सर मुझे बस एक चीज बताइए कि जो ये पदनाम लिखना है, पोस्ट हेड जो कर रहा है चार्ज ऑफिशियल, हाँ हाँ हाँ। उसको कहाँ कहाँ लिखना जरूरी, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम उसी में लग रहा है सर। और एक बार बोलिए। जो सर चार्ज ऑफिशियल का पोस्ट हाँ है, हाँ। उसको हर जगह लिखना मैंडेटरी है। अच्छा, देखिए नॉर्मली तो लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो नॉर्मली आपका लिखा जाता है। अब आप अगर नहीं कर पाइएगा तो हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, हर एक जगह मत लिखिए। पहले जगह पे आप लिख दीजिए, उसके बाद बाकी जगह पे मत लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आप मत लिखिए, पहली जगह पे आप लिखिए, बाद में खाली नाम पे ही आ जाइए, ठीक है। हर एक जगह पे मत लिखिए। ओके सर, ओके। ओके। और किसी को कुछ बोलना, बताना, पूछना तो। सर यस। अ, सर रॉन्ग स्टेटमेंट और मोरल टर्पिट्यूड केस में कौन सा चार्जेस लग सकता है? मोरल टर्पिट्यूड मतलब आपका 100%, आपका 3 का 1 का 1 जो होता है ना, इंटीग्रिटी तो लगेगा ही लगेगा। देखिए आप एक चीज समझ में ले लीजिए कि अगर मेजर पेनल्टी का चार्जशीट कर रहे हैं, मेजर पेनल्टी का चार्जशीट हो रहा है, मतलब 3 का 1 का 1, और इधर अगर आप जाइएगा तो आपका 21 का 1 आता है ना, जो अभी हमने देखा था। कितना देखा था हमने? रूल नंबर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग, कहाँ गया, है ना, 21 का 1, 21 का 1 और 2। तो ये आपको इंटीग्रिटी लगाना ही लगाना है। मोरल टर्पिट्यूड का केस है तो 100% इंटीग्रिटी लगेगा ही लगेगा। और डिवोशन टू ड्यूटी और डू नथिंग व्हिच इज, डू नथिंग व्हिच इज अनबिकम, वो गवर्नमेंट सर्वेंट, वो तो कहीं पे भी सेट हो जाता है ना, तो उसको लेके टेंशन नहीं है। बट आपका मेजर पेनल्टी कर रहे हैं तो उसको भी लगाना रहेगा। सर मेन किस किस रूलिंग पे चार्जशीट में आ सकता है, प्लीज वो लिस्ट, मैं कल आप लोगों को एक लिस्ट ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कल रात तक करके मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग 1-2 दिन उसको देख लीजिएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया ना। अभी रूल अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, रूल नंबर को दीजिए। अदरवाइज एक और चीज आप देखिए, और चीज क्या करना है, मान लो आपको रूल मालूम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, इतना तो समझ पाइएगा कि कौन सा किताब में ये रूल रह सकता है। मान लीजिए सेविंग्स वाला केस है तो बिल्कुल आइदर सीबीएस मैनुअल के किसी रूल में होगा या फिर पीओएसबी सेविंग्स मैनुअल के किसी रूल में होगा, है ना। तो आप उसमें इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सपोज रूल नंबर 10, ऐसे जो हमने यहां पे लिखा, रूल नंबर मान लीजिए XX ऑफ सीबीएस पीओएसबी सीबीएस मैनुअल करेक्टेड अप टू 31/12/2021, ठीक है। तो रूल नंबर XX, दास ये बंदा जो है रूल नंबर XX को वायोलेट कर दिया, क्लियर है। रूल मिल गया तो अच्छी बात है,
याद देखिए, इट इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकेंडरी ऑप्शन है जहां पे आपको याद नहीं आ रहा है, बट आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सपोज आपको सब अकाउंट से किसी रूल है पोस्ट मास्टर के ऊपर लगाना है, तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपके बताइए सब अकाउंट के रूलिंग्स के बारे में, पोस्ट मास्टर का ड्यूटी के बारे में कौन सा रूल पे बताया गया। आपको मालूम है कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 जो है वो बताता है ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन, ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स अटेंडेंट, सब अकाउंट, है ना, पोस्ट मास्टर का ड्यूटी, ये सारा बताया गया। तो आप यहाँ पे सीधा जाके लिख दीजिए रूल नंबर XX ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3, है ना, उसमें जाके करेक्टेड अप टू, या फिर मान लीजिए 5th एडिशन या 6th एडिशन, ऐसा आप लिख दीजिए, है ना। क्लियर है। तो ये एक आपका टेक्निक हो सकता है जहां पे आपको दिमाग में जोर थोड़ा कम पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए और कुछ। देखिए क्या होता है ना, नोटिंग और ड्राफ्टिंग, नो डाउट आपका नंबर तो ये है ही, अच्छे से लिखिएगा नंबर तो मिलेगा ही, सारा जगह पे है। आपको एक्चुअली क्या बोलिएगा, इसमें कुछ बोलने लायक है नहीं। जो बंदा ने क्वेश्चन मतलब सिलेबस बनाया, एक बार अगर मुझसे पूछ लेता तो मैं ये एग्जाम को 3 घंटे का करवाते। 1 घंटा नोटिंग, 1 घंटा ड्राफ्टिंग, 1 घंटा चार्जशीट, है ना, कि भाई खूब लिखो, जितना मन चाहे लिखो। मयंक जी सोच में पड़ गया। मैक्सिमम आप 50 एक्सपेक्ट कर सकते हैं नरेंद्र जी, 50 में 50 आउट ऑफ 50, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से, कितना भी लिख लीजिए। ठीक है, वो सब मत सोचिए। एक्सपेक्टेशन का क्या है, आपका काम है इनपुट देना, आउटपुट जो है वो देखा जाएगा। ठीक है, हम ऐसे लोगों को देखे हैं PS ग्रुप बी एग्जाम पे 44 45 नोटिंग ड्राफ्टिंग में लाया है ना। तो डिपेंड करता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी मैचिंग का बात होता है। आपने जो लिखा, जो देख रहा है उसका गेरे मैटर को अगर हिट कर जाता है, नंबर दे देगा, बड़ा खुश हो जाएगा, आहा कितना अच्छा लिखा है। बट अगर वो जो सोच रहा है उसके साथ मैच नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता है, तब जाके आपका गलती ढूंढेगा, हट क्या लिखा है, बुड़बक है, पागल है, कोई काम का नहीं है ना। तो वो आपको डिपेंड करता है। चलिए तो खत्म करें आज का, आज की कहानी हमारे जुबानी। आज देवी और सज्जनों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 50 का नोट रख दो, क्या बात है, 50 के नोट में आपको 5 नंबर ना दे, कंजूस है मयंक जी बहुत, तब छोटी बातें करते हैं। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू आप सबको।